नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और ये खास बातचीत हो रही है श्री पीयूष गोयल से, जो कोल और पावर मिनिस्टर हैं। और इस वक्त मौका है मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने का, तो इनका हिसाब किताब लिया जाना चाहिए कि कितना काम हुआ है। सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार की रेटिंग 5 स्टार है, इस पर तो डिबेट की जा सकती है, लेकिन मोदी सरकार में 5 स्टार्स हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। उस 5 स्टार्स में आपका भी नाम शुमार किया गया है। आपको क्यों लगता है कि ये क्यों शुमार किया गया? क्योंकि जब सरकार शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा खबरें बन रही थी कि पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं। ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जब सरकार काम करती है तो ये सबके मिल के जो एफर्ट होता है उसका परिणाम सामने आता है। अब मैं अपनी बात करूं तो जब तक मेरे पास वित्त मंत्रालय का पूरा सहयोग नहीं हो और पूरी गाइडेंस नहीं मिले वित्त मंत्री की, या प्रकाश जावड़ेकर जी का पर्यावरण के हिसाब से सपोर्ट नहीं मिले, तो आई कुडंट हैव डन 50% ऑफ द वर्क। तो ये कई बार होता है कि एक टीम में एक का नाम थोड़ा आ जाता है, बट वास्तव में दिस हैज बीन एन एंटायर टीम एफर्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो क्लैरिटी ऑफ विजन है वो झलकाते हैं इन आउटकम्स में, कि उनकी एकदम क्लियर विजन थी कि मुझे 24 घंटे बिजली हर परिवार को, हर घर को, हर गरीब के घर को देनी है। उन्होंने 2022 का लक्ष्य रखा था। देश में चुनौतियां बहुत है, संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की और डिस्कॉम्स की हालत तो आप जानते ही थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ही जिस प्रकार से लीडरशिप दी है इस पूरे प्रोग्राम को, मुझे अभी लगता है कि 2019 तक ही शायद ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा सा आपकी जो मुख्य उपलब्धियां रही उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इस सवाल के साथ कि आपने कहा कोयला की समस्या है। अब कोयला अवेलेबल है देने के लिए खूब सारा, पावर स्टेशन लेने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा है कि पावर स्टेशन ले रहे हैं, पर आज हमने इतना ज्यादा बढ़त कर दी है कोयले में। अब गत 2 वर्ष में 74 मिलियन टन ग्रोथ हुई है कोयले की प्रोडक्शन में, फ्रॉम 462 टू 536 मिलियन टन। अब 74 मिलियन टन बहुत बड़ा आउटपुट होता है। उससे एक तरफ हमने इंपोर्ट को, आयात को कम किया, कोयले थर्मल कोल के आयात को। पिछले वर्ष के रिवाइज फिगर में लगभग 24,000 करोड़ का भारतीय विदेशी मुद्रा की सेविंग हुई है। और एक तरीके से आप देखें तो ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में लगता है, नहीं तो विदेश की कोई कंपनी और विदेश की माइनों में लगता था। इस वर्ष का लक्ष्य है कि 40,000 करोड़, $7 बिलियन लगभग हम सेव करेंगे कोयले के इंपोर्ट में। अब सिचुएशन ऐसी है कि कोयला इतना सरप्लस होने के बाद हर एक प्लांट में हमने फ्लड कर रखा है कोयला। लगभग एट एन एवरेज 25 से 27 दिन का कोयला हर पावर प्लांट के पास है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं इनको लिंकेजेस ऑक्शन तेजी से करें, जिससे आगे चल के उनका भी इंपोर्ट लगभग खत्म ही हो जाए। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको हैंडल कर रहे हैं, जिससे कोयला भी बिके, बिजली का भी आउटपुट बढ़े, बिजली की भी डिमांड बढ़े और साथ ही साथ देश को लाभ हो। हम लोग हमेशा ये डिबेट करते थे कि पावर में काम कर भी लेंगे तो क्या, डिस्कॉम्स की हालत कैसी है, राज्य बिजली बोर्डों का जो पुनर्गठन होना है वो कैसे होना है। तो आप उदय लेकर के आए, तो उदय का आज अगर हम लोग ये एनालिसिस करने की कोशिश करें कि वो कितना सफल हुआ है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी डिबेट है कि इधर का घाटा उठा के इधर के पॉकेट में। ऐसी बात नहीं है। ये अगर आपके कमर्शियल बिजनेस चैनल के हिसाब से देखें तो ये एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का किस्सा है। राज्य सरकार होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, डिस्कॉम उसकी एक सब्सिडरी है। राज्य सरकार ही ओन करती है डिस्कॉम को। तो कई वर्षों से राज्य सरकारों ने जो बिजली के खरीद और बेचने में जो नुकसान किया, कई बार राजनीतिक कारणों से, कई बार इनएफिशिएंटली चलाने से, उसको उन्होंने अपने राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं मानते हुए एक डिस्कॉम में पार्क कर दिया। वर्षों से सरकारों ने सरकारी बैंकों से इनको लोन भी दिया, जिसकी वजह से ये सिलसिला चलते ही जा रहा था। पहली बार है इतिहास में कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू लिया गया है पूरे बिजली के क्षेत्र का, और सभी स्टेक होल्डर्स, राज्य सरकार, डिस्कॉम, बैंकर्स, अलग अलग मंत्रालय, सबकी सहमति से, सबके साथ भागीदारी से
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का निर्माण हुआ है। आज परिस्थिति ऐसी है कि सभी राज्य सरकार समझती हैं कि अगर बिजली नहीं दी तो राजनीतिक बड़ा नुकसान होगा, जनता बाहर फेंक देगी, तो बिजली देना भी आवश्यकता है। लेकिन इनएफिशिएंटली चलाएंगे तो कभी बिजली दे ही नहीं पाएंगे। हमने 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दी है, लेकिन अन्य अन्य तरीकों से 1,80,000 करोड़ सालाना बचत डिस्कॉम्स की होगी और जिसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। 2019-20 ऑनवर्ड्स सालाना 1,80,000 करोड़ का लाभ, और इट्स ए ह्यूज बेनिफिट जो लोगों को मिलेगा, जनता के पास जाएगा। तो ये कोई हमने इधर का एक की टोपी दूसरे पे पहनाई, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार का ही ये घाटा था, ये ऋण था, वो हमने डी फैक्टो पोजीशन को डे ज्योर पोजीशन कर दिए। और साथ ही साथ उदय की जो विशेषता है कि पुरानी समस्या का तो हल निकाला ही, आगे का 3-4 साल का बड़ा सुगृढ़ रोड मैप माइक्रो डिटेल में बनाया, और आगे चल के कैसे ये परिस्थिति फिर ना आ पाए उसको उत्पन्न नहीं होने देने के लिए भी बहुत हार्ड बजट कंस्ट्रेंट लाए। तो ये उदय का एक टेम्पररी रिलीफ नहीं है, एक परमानेंट रेजोल्यूशन है इस समस्या। तो कई राज्यों ने तो साइन अप कर लिया, आप लोगों ने बात करी, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जो अब तक ऑन बोर्ड नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, हमारे सामने एक पर्याय ये था कि हम इसको कंपलसरी कर सकते थे, लेकिन कंपलसरी करते तो सब मीडिया से लेकर सब राज्य सरकार, विपक्षी दल सब इसकी आलोचना में लग जाते। अब स्कीम तो बनी थी सबकी साझे भागीदारी से, तो इसको हमने वॉलंटरी रखा है। आपको खुशी होगी जान के कि जब उत्तर प्रदेश ने एग्री किया, साथ ही साथ चिट्ठी लिखी कि ये हमारे राज्य के हित में, हमारे राज्य की जनता के हित में, और हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि वो हमें सहयोग कर रही है इस समस्या को हल करने में। बिहार में तो हमें चुनाव हारे जुम्मा 2 हफ्ते हुए थे शायद, लेकिन फिर भी बिहार की सरकार ने बहुत खुशी से इसके साथ जुड़ी। मैं समझता हूं लगभग अब देश का आधा जो ऋण है वो इसके साथ जुड़ चुका है, लगभग और 30-35% जो ऋण है वो जुड़ने के लिए सहमति दे चुका है, उनके एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, और ये एग्रीमेंट्स बड़े डिटेल्ड है। आप वेबसाइट पे देखिए, हमने कोई फाइलों में नहीं रखा है, जनता के समक्ष रखा है, जिससे आप लोग हमें मॉनिटर कर सकें, हमें अकाउंटेबल ठहरा सकें। तो ये एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, बाकी भी साइन होके पिछले दिनों में तमिलनाडु में आपको जरा इशू नहीं, 4-5 राज्यों में चुनाव है चल रहा था, इसलिए तो एक चुनाव के दौरान क्या होता है, कोई नई चीज करो, विपक्षी पार्टियों चुनाव के बाद वो मिल जाता है। मुझे लगता है चुनाव के बाद फंडामेंटल मतभेद नहीं है, बिकॉज ये हमने तो कुछ मांगा ही नहीं है उनसे, ना हमने कोई निर्देश दिया, वॉलंटरी है, और लाभ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। अब तमिलनाडु को ही ले लो, 22,400 करोड़ का लाभ अगले 4 साल में, और उसके बाद सालाना 8,500 करोड़ का लाभ तमिलनाडु की जनता को मिलेगा। तो कौन सा राजनीतिक नेता होगा जो इसको स्वीकार नहीं करे? बिल्कुल बिल्कुल। आपका मैंने एक बयान पढ़ा कि बिजली का भाव क्या हो, सस्ते में भी कितना सस्ता, और पॉलिटिकल कारणों से मुफ्त में देने का एक जो दौर चला है बड़ा लंबा, इस डायकोटोमी को कैसे एड्रेस करेंगे? अगर आपने बयान पढ़ा तो आपने भी पढ़ा कि मैंने इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मेरे दिल से मैं समझता हूं, और बहुत कंसिडर्ड व्यू है मेरा। हाँ, नहीं, आपका बिल्कुल रैशनल व्यू है कि गरीब के ऊपर और बोझा डालना वो कोई समझदारी की बात नहीं। आज गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, मेहनत कर रहे हैं। हमें कम से कम इस देश को इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको हम सस्ती बिजली दे सकें। आज भारत का किसान कैसे जूझता है, 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई है, किस प्रकार की कठिनाइयां किसानों को है, आप और हम सभी जानते हैं। छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है छोटे लैंड होल्डिंग्स में, पानी की समस्या है। इन सब समस्याओं को उनको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं सस्ती बिजली उनको देना इस देश का जिम्मेदारी बनती है। तो किसानों को, गरीबों को कम दरों पे सस्ती बिजली मिले और थोड़ी क्रॉस सब्सिडी बाकी कंज्यूमर्स पे आए, तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलत नहीं है, कोई इसके खिलाफ हमारी सरकार नहीं है, हम इसको एनकरेज करते हैं। लेकिन जो इनएफिशिएंसी, जो चोरी हो रही है, और चोरी गरीब आदमी नहीं करता, 100 रुपए बिल भुगतान करने वाला या जिसको वैसे ही सस्ती बिजली मिल रही है वो क्या चोरी करेगा, क्यों करेगा? और चोरी करने के लिए जो उसको सरकारी अफसर की सहायता लगती है
उसको भी क्या इंसेंटिवाइज करेगा? सही बात है। तो ये चोरी तो करते हैं समृद्ध लोग ही करते हैं, उसके पीछे हम एकदम प्रहार करेंगे। हमने राज्य सरकारों को भी इस पे बोर्ड पे लिया है और मैं समझता हूं उस चोरी को रोकने का लाभ भी इस गरीब जनता को देंगे। हमारा लक्ष्य है कि 24 घंटे बिजली जरूर मिले, लेकिन वो सस्ती मिले, साथ ही साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, पर्यावरण का और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखें। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को हम एक बहुत प्राथमिकता देते हैं कि आगे चल के भारत एक सुरक्षित देश हो, हमें कभी ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये जो आपने कहा कि सस्ती बिजली मिले, 24 घंटे मिले और पर्यावरण का भी ध्यान रखें और किसानों को और सस्ती देनी पड़े तो देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे टैक्स चोरी पर इस वक्त प्रहार हो रहा है, आने वाले दिनों में आपकी बात से अगर आप उसको और इलेबोरेट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजली चोरी जो समृद्ध लोग करते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। अब पूरे देश में आप राज्यों को ये सलाह देंगे कि इन पर कार्रवाइयां करो। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये केंद्र सरकार तो डायरेक्ट एक्शन ले नहीं सकती है, संघीय ढांचे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पर मैं आपको एक उदाहरण से बात बताता हूं। राजस्थान का हिसाब देख लीजिए, 2008 से 13 5 वर्ष की कम अवधि में 55,000 करोड़ का लॉस किया राजस्थान के डिस्कॉम्स ने। तो राजस्थान देश के 4-5% बिजली को इस्तेमाल करती है। मेरे तो कल्पना के बाहर है, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक 5 वर्ष की अवधि में कैसे एक कंपनी जो इतनी छोटी है एक तरीके से देश के परिप्रेक्ष्य 55,000 करोड़ का लॉस कर सकती है। इट वॉज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द लीडरशिप ऑफ दैट स्टेट एट दैट टाइम। वसुंधरा जी जब सरकार में आई तो 70,000 का ऋण, 70,000 के एक्यूमुलेटेड घाटा लॉसेस उनको विरासत में मिली। आज मैं उनको बधाई दूंगा जिस प्रकार से वो सिस्टमैटिकली एक एक विषय को एड्रेस करके इस घाटे को कम कर रही हैं, इस लॉसेस को बंद कर रही हैं, एफिशिएंसी ला रही हैं अपने पूरे वर्किंग में। मुझे विश्वास है 3-4 वर्ष में यहाँ का घाटा राजस्थान का 0 हो जाएगा। हरियाणा, खट्टर जी को जिस हालत में बिजली का विभाग मिला, मैं तो हैरान हो गया जब उन्होंने मुझे बताया ये परिस्थिति है। तो मुझे खुशी है, मुझे तो लगता है शायद देश का पहला राज्य होगा जो लॉस करता था, भयानक लॉस, लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा 1-1.5 वर्ष के भीतर। जिस ईमानदारी से कई सरकारें इस काम पे जुटी हैं, मैं उनको दाद दूंगा। और मैं समझता हूं कि ये जो राजनीतिक कारण थे, अभी आस्ते आस्ते लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने एक घाटा भी किया, लोगों को लुभाने की भी कोशिश की, फिर भी लोगों ने समझा कि ये तो आर्टिफिशियल फायदा है और उनको थरली रिजेक्ट करके वसुंधरा राजे जी को 163 सीटें दी 200 में से, जो ऐतिहासिक। आपका जो काम है ना, दरअसल उसका जो लास्ट माइल सक्सेस है वो निर्भर करता है राज्यों पर। तो आप जिस तरह के इश्यूज से सामना कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची, कॉन्करेंट सूची, कुछ चीजों में कंसेंसस बनाया जाए कि आप जो कर रहे हैं और जिस स्पीड से होना चाहिए वो हो जाए? मुझे विश्वास है होगा 2 वजह से। एक तो मेरा जो उदय का अनुभव रहा वो बहुत ही सुखद रहा और राज्य सरकारों से भी सहयोग मुझे अच्छा मिलता है, तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार इसमें मेरी मेहनत को सफल बनाने में मदद करेंगे। दूसरी बात, आजकल राज्य सरकार में भी लोग समझ गए हैं कि गुड इकोनॉमिक्स मेक्स फॉर गुड पॉलिटिक्स, और जनता आज इतनी समझदार हो गई है। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है, अखबारों में और टीवी चैनलों में लोगों को जानकारियां अच्छी समय समय पे मिलती रहती हैं। तो आजकल राज्य सरकार भी समझ गई है अगर हमने जनता की सेवा ईमानदारी से नहीं की तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। तो ये 2 कारणों से मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य में 2022 नहीं पर उसके पहले ही सफल हो। बिल्कुल। आपने किसानों का जिक्र किया, तो क्या उनके लिए कोई खास स्कीम, कोई खास रेट ऐसा आप करने जा रहे हैं, क्योंकि रियली बड़ा जरूरी है ये काम बड़े पैमाने पर? मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता 2 रही है। एक, समाज में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, बिना कोई भेदभाव किए सबको सबकी चिंता करते हुए जो समाज में गरीब से गरीब वर्ग है उसका कैसे उद्धार होगा, उसका भविष्य कैसा उज्जवल होगा। और दूसरा, हमारे किसानों के प्रति श्रद्धा है कि वो वास्तव में देश सेवा का काम कर रहे हैं, आपके और मेरी थाली में भोजन दे रहे हैं। मैं समझता हूं इस सरकार की ये जो 2 प्राथमिकताओं हैं, इस पे बिजली मंत्रालय भी पूरी तरीके से
प्रतिबद्ध है। किसानों की आपने जिक्र की, मैं 2 चीजों का इसमें जानकारी थोड़ी सी दे सकता हूं। जैसे मैंने पहले कहा, किसानों पे बिजली के दाम का बोझ ना हो, उल्टे ओवरऑल सिस्टम में बिजली के दाम सस्ते हों, ये एक मेरी बहुत अथक प्रयास है इस दिशा में। एनटीपीसी अकेले ने गत 6-8 महीनों में 40 से 50 पैसा प्रति यूनिट अपना दाम किया, विच इज नियरली 15 to 17% ऑफ व्हाट दे वर सेलिंग पावर 1 ईयर अगो। आपने कभी सुना है कि एक सरकारी कंपनी सस्ती की चीज करे कोई? बिल्कुल। और सस्ती प्रोवाइड करे। कोयले के दाम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट वहां की वहां है, पर उसके बावजूद एफिशिएंसी और बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। किसानों के लिए अब हम एक नई योजना ला रहे हैं जिससे एग्रीकल्चरल पंप्स जो है, उनके जो पंप्स हैं, ये बाबा आदम के जमाने के चले आ रहे हैं, 20 साल 40 साल पुराने, बहुत बिजली भी खींचते हैं, बहुत ब्रेकडाउन भी होता है। मजाक में तो कई लोग मुझे कहते हैं कि किसान हल तो चलाता ही है, साथ ही साथ वो टेक्नीशियन बन गया कि साल में 5 बार तो कॉपर रिवाइंडिंग करते हैं अपने पंप की। तो हम एक योजना ला रहे हैं जिसमें निःशुल्क 1 रुपए चार्ज करे बगैर हम एक मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट पंप किसान को देंगे, साथ ही साथ 5 साल की वारंटी कि कभी भी बिगड़ेगा तो जो सप्लायर है वो उसको रिपेयर करेगा, उसको ठीक करेगा। 5 साल की एश्योर्ड वारंटी, एक स्मार्ट कंसोल, स्मार्ट मीटर उसके ऊपर, जिससे कितना पानी निकला फ्लो मीटर भी होगा, और एसएमएस द्वारा अपने फोन से वो ऑन ऑफ कर सकेगा घर बैठे। अरे वाह! दोपहर की धूप में या रात के अंधेरे में उसको फार्म पे नहीं जाना पड़ेगा, एसएमएस से ऑन करेगा, फ्लो मीटर से पता चलेगा कितने समय में कितना पानी आ गया। एक्सेस वाटर भी खेत को डैमेज करता है, सॉइल को भी डैमेज करता है, अपनी फसल को भी डैमेज करता है। कितना सही पानी जाना चाहिए, जिसके लिए कृषि विभाग सॉइल हेल्थ कार्ड पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो हमने इसको एक कॉम्पोजिट स्कीम बनाई है जो मैं समझता हूं भारत के किसानों को आगे आने वाले दिनों में बहुत लाभ पहुंचाएगी। और साथ ही साथ एक मैं स्कीम पे काम कर रहा हूं कि जो छोटे किसान हैं और खासतौर पे जिन किसानों की जमीन थोड़ी बहुत बंजर है या अच्छा फसल नहीं लाती है, उसको हम सौर ऊर्जा के साथ जोड़ के, और खास तौर पे अनएम्प्लॉयड या यूथ या जो छोटे किसान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक योजना ला रहे हैं। एक सब्सिडी से भी सपोर्ट देंगे जिससे वो उस जमीन पे बिजली उत्पादन कर सके, खुद के भी इस्तेमाल के लिए और ग्रिड में भी देने के लिए। ये सौर ऊर्जा का अब क्या हाल है, क्योंकि हम जहां से चले थे वो बड़ी बुलिश बात थी, लेकिन अभी भी इसका महंगा होना एक इशू है। तो आने वाले दिनों में हम कैसा नजारा देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लोगों में कि अब निश्चय हो गया है कि बहुत अच्छी चीज है लेकिन वायबल नहीं है, कैसे होगा? अब ये किन लोगों में है, अगर आप मेरे पास भेजे तो मैं उनके साथ भी वर्कशॉप कर लूंगा और विस्तार से समझा सकूंगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब मोदी जी की सरकार आई तब डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का विभाग 32 वर्ष पुराना था। पहले विभाग था, फिर मंत्रालय बना। 32 वर्ष में इस देश में 2500 मेगावाट के आसपास सौर ऊर्जा, उसमें भी अधिकांश गुजरात में ही थी, जो मोदी जी ने हिम्मत करके लगाई थी। पर मोदी जी को इसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की कल्पना है। उनको ध्यान में है कि भारत की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि सूर्य पे हमें डिपेंड करना पड़ेगा और किसी पे नहीं। भारत के पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत अहम कदम है, क्योंकि अल्टीमेटली आज पूरी दुनिया जो बात कर रही है क्लीन एनर्जी, मोदी जी सबसे पहले करा करते थे। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा का एक और बहुत बड़ा लाभ है, जो ये बंजर जमीन जिसका और कोई आमदनी नहीं हो सकती, उसमें उस गरीब को, उस किसान को आमदनी मिल सकती। बिजली की खेती, साथ ही साथ बिजली की दर 25 वर्ष के लिए फिक्स हो जाती है, तो बाकी सब दरों में आप पिछले 10 वर्ष में निकाल लो, डबल से ज्यादा हो गया। सौर ऊर्जा जो है वो है, एक बार लग जाए तो छोटा मोटा 2-3% कभी बढ़त हो तो ठीक है। मैं समझता हूं इन सब चीजों को मद्देनजर रखते प्रधानमंत्री जी ने 20,000 मेगावाट का जो लक्ष्य भारत का था 2022 तक, उसको 5 गुना करके 1 लाख मेगावाट किया। और आपको जान के खुशी होगी, गत 12 महीने में मात्र 1 वर्ष की कम अवधि में 21,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा के ट्रांसपेरेंट बिडिंग से कॉन्ट्रैक्ट्स निकले गए।
उसमें आधे से ज्यादा तो अवार्ड हो गए हैं, बाकी एक आध 2 महीने में हो जाएंगे। सब में पीपीए साथ में, और सौर ऊर्जा की दरें 40% गिर गई हैं गत 16-18 महीने में। अब मैं समझता हूं ये इस सरकार की ईमानदारी, पारदर्शिता, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई है, इन सब का एक प्रतीक है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो 2022 का पुराना लक्ष्य 20,000 मेगावाट था, हम 2017 में ही पूरा कर लेंगे। इंटरेस्टिंग है। एक आखिरी सवाल आपसे, पहले हम लोग बात करते थे तो हम लोगों का एक तरीके से कैच फ्रेज हो गया था कि पावर की कमी है तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसे होगी। अब उल्टा सुन रहे हैं कि बिजली सरप्लस है, प्रोजेक्ट कहाँ है? प्रोजेक्ट तभी आएंगे अगर आप निवेशक होते, चाहे भारतीय मूल के चाहे विदेश के, किधर के भी। आप क्या उस जगह पे जाएंगे जहाँ बिजली नहीं हो? हाँ, तो अब तो बिजली है। आप तो उसी जगह जाओगे जहाँ बिजली है और सस्ती मिलती है। इन दोनों पे इस सरकार ने काम किया। आपको बताता हूँ, 30 अप्रैल को मैं मध्य प्रदेश का रिव्यू कर रहा था, उदय भी और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो बात में मैंने कहा भाई अभी हमारे पास बिजली, आपके पास भी सरप्लस है, मुझे भी दिल्ली में और बेचनी है, तो आप कुछ करो जिससे बिजली का उत्पादन और कंजम्पशन बढ़े। तो पावर सेक्रेटरी ने कहा सर हमने एक स्कीम निकाली है, हम 50 पैसा 1 रुपया रिबेट देंगे जो भी इंक्रीमेंटल इंडस्ट्री लगाएगा और यूज करेगा बिजली। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको अलग रूप क्यों नहीं देते हो? रिबेट दोगे लेकिन बिजली की दरें तो सर्टन नहीं है, बढ़ेंगी। मैंने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जमीन और साथ में 10 वर्ष तक सस्ती बिजली एश्योर करते हैं, मे भी 4 रुपए में। वो एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। और मैं आपको दिल्ली से, एनटीपीसी वगैरह से एक रीजनेबली फिक्स प्राइस पे आपको 10 साल की कमिटमेंट देता हूं। मे भी 1-2% आप उसमें अगर वृद्धि भी करो 2-3% हर वर्ष, तो भी सामने वाले को चलेगा, क्योंकि एक सर्टेनिटी आ जाती है। और गारंटी करो 24 घंटे बिजली, मैं बैक टू बैक गारंटी करूंगा आपको 24 घंटे बिजली दो। देखिए मेक इन इंडिया को कितना बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब आप प्लग एंड प्ले की तरफ जितना मूव करेंगे उतना इन्वेस्टमेंट भी भारत आएगा और भारत की अब वो जमीन तैयार हो, जॉब्स क्रिएशन होंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, एक्साइज जीएसटी आ जाएगा। तब तक अगर विपक्षी दल जरा देश हित पहले रखे अपने ऑब्स्ट्रक्टिव अप्रोच के बदले, तो मैं समझता हूं कि अब ये सरकार ने जो कदम उठाए हैं जिससे बिजली भी सरप्लस हो गई, कोयला भी सरप्लस हो गया, बिजली सस्ती हो गई, इससे एक मेक इन इंडिया को, नई जॉब जनरेशन को, रोजगार के अवसर उत्पादन करने में एक और फिलिप मिलेगा आगे आने वाले। नहीं, बिल्कुल। आपका विभाग तो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं चैलेंजिंग और एक्साइटिंग दोनों रहा है ये विषय हैंडल करने के लिए। तो अगले 3 साल जो बचे हैं उसमें सतत बिजली, सस्ती बिजली और सबको बिजली का आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो, वो हमारे हित में है। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी।